हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपके लिए सीटेट एनवायरनमेंट के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, पेड़ और पौधे, जिससे कि हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने लास्ट ईयर भी सीटेट का एग्जाम दिया हो तो आपको पता है पेड़ पौधों से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, सीटेट को क्लियर करने का बहुत ही बेसिक रूल होते हैं कि आपको उसके कंटेंट पता होने चाहिए, उसका सिलेबस पता होना चाहिए और पेडागोजी के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो आज हम सीटेट में 15 नंबर का जो कंटेंट होता है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं पेड़ पौधे। इसके बाद हम कंटिन्यू वीडियो लेकर आएंगे, जिन वीडियो को आप देखिए तो आप अच्छे से सीटेट आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। अगर किसी भी प्लांट को भोजन का निर्माण करना है तो उसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं तथा ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, जिसके द्वारा पर्यावरण शुद्ध बना रहता है। देखिए, यहाँ पर आप चित्र में भी देख सकते हैं कि पौधे को वृद्धि के लिए सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल की आवश्यकता होती है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और मनुष्य ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इसी प्रकार यह चक्र चलता रहता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। अगर आपने किसी भी पौधे को हरा देखा है तो इसका मतलब वह क्लोरोफिल के कारण हरा है। पौधे कि जिन कोशिकाओं में क्लोरोफिल उपस्थित होता है केवल वे ही प्रकाश संश्लेषण कर पाती हैं। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम धातु। पेड़ों की पत्तियों को रसोईघर कहा जाता है। तो पेड़ों की पत्तियों को रसोईघर क्यों कहा जाता है? क्योंकि पत्तियाँ बिल्कुल हरी होती हैं और उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है और यह भोजन बनाने का काम करती है। पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन फ्लोएम के माध्यम से पूरे पेड़ को पहुंचा दिया जाता है। रेगिस्तानी ओक, जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, यह रेगिस्तान क्षेत्र का पौधा है। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यहाँ से सीधे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेगिस्तानी ओक किस देश में पाया जाता है, तो यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह क्वेश्चन दिसंबर सन 2019 में पूछा गया था। रेगिस्तानी ओक के तने की लंबाई 10 फुट होती है। इसकी जड़ें उसके तने से 30 गुना लंबी होती हैं। इसका मतलब अगर तने की लंबाई हमें 10 फुट दे रखी है और इसकी जो जड़ है वो तने से 30 गुना लंबी होती है, मतलब कि इसकी जड़ें जो है वो 300 फुट गहरी होती हैं। इस पौधे की जड़ें इतनी गहरी क्यों होती हैं? क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्र में पानी का स्तर जो है अपेक्षाकृत काफ़ी नीचे होता है, इसलिए यह पानी की तलाश में काफ़ी नीचे तक पहुंच जाती हैं, जिसके कारण इसकी जड़ों की लंबाई 300 फुट हो जाती है। इसके तने में पानी इकट्ठा रहता है। जब स्थानीय निवासियों को पेयजल संकट या जल संकट पैदा होता है तो वह इसका उपयोग करते हैं। यहाँ पर इस पौधे के तने की विशेषता बताई गई है। इसका तना खोखला होता है और यह जल संचित करके रखता है। चलिए अब अगला वृक्ष देखते हैं, खेजड़ी वृक्ष। जैसा आपको इस चित्र में दिखाया गया है, यह खेजड़ी वृक्ष है, आप इसे देख सकते हैं। यह वृक्ष भारत के राजस्थान के थार मरुस्थल में पाया जाता है। इसका मतलब यह भी एक रेगिस्तानी वृक्ष है। तो यह कहाँ पर पाया जाता है? भारत के राजस्थान राज्य में। यहाँ आपको ध्यान रखना है। इस पौधे की भी जड़ें गहरी होती हैं। खेजड़ी वृक्ष की लकड़ी की एक विशेषता होती है कि इस वृक्ष की लकड़ी में कभी दीमक या कीड़े नहीं लगते हैं। खेजड़ी की फली का इस्तेमाल सब्जी बनाने में किया जाता है। इसके तने की छाल का उपयोग दवा बनाने में किया जाता है। इसका मतलब इस वृक्ष की फली का उपयोग सब्जी बनाने में और जो तने की छाल का प्रयोग है वो दवा बनाने में किया जाता है। कहीं ना कहीं यह पूरा वृक्ष ही लाभदायक है। यह एक छायादार वृक्ष है। इसकी छांव में स्थानीय निवासियों के बच्चे खेलते कूदते हैं। यह क्वेश्चन भी पूछा गया था। 1731 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई ने खेजड़ी वृक्ष को बचाने हेतु 363 महिलाओं के साथ स्वयं का बलिदान कर दिया था। इस चैप्टर में आपको हम थ्योरी बता रहे हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे, उसके अंदर हम इस पूरे
चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। घटपर्डी, जिसे निफेंथनीज भी कहते हैं, आप इस चित्र में देख सकते हो, यह निफेंथनीज का पौधा है। यह एक शिकारी पौधा है जो कि एक घड़े के आकार का होता है। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया तथा भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। भारत के किस राज्य में पाया जाता है? मेघालय राज्य में। यह पौधा मेंढक, चूहों, कीड़ों एवं अन्य छोटे जीवों का शिकार करता है, इसलिए इस पौधे को शिकारी पौधा भी कहा जाता है। यह एक लंबे घड़े की आकृति का होता है और इसके ऊपर एक पत्ती का ढक्कन लगा होता है। देखिए, जैसे कि आपको यहाँ चित्र में दिखाया गया है, इसके ऊपर एक पत्ती के आकार का ढक्कन लगा हुआ है। इस पौधे से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है जिससे आकर्षित होकर जीव इसके पास आते हैं और इसका शिकार बन जाते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन भी बनाता है। मतलब यह पौधा एक तो शिकार भी करता है और दूसरा यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन भी बनाता है। यूकेलिप्टस, देखिए यहाँ पर आपको यूकेलिप्टस का पेड़ दिखाया गया है। यह कितना बड़ा है। यह ऑस्ट्रेलिया का पौधा है। आपको ध्यान रखना है यह किस देश में पाया जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया का पौधा है। यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी तंत्र या सामाजिक वानिकी का आतंकवादी भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि आतंकवादी पौधा किसे कहा जाता है, तो वही यूकेलिप्टस को कहा जाता है, क्योंकि यह पौधा जल अधिक पीता है इसलिए। 1976 में प्रथम सामाजिक वानिकी बनाया गया। इसे आतंकवादी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जड़ें लंबाई तक फैलती हैं और आसपास के जल को सोख करके फिर ये बाष्पीकरण की क्रिया कर देता है, जिससे आसपास की भूमि बंजर हो जाती है और आसपास के पेड़ पौधे भी जो है वह सूख जाते हैं इसलिए। अब आते हैं बरगद पर। देखिए यहाँ आपको बरगद वृक्ष दिखाया गया है। यह कितना विशाल पौधा है, इसे तो आप जानते ही होंगे क्योंकि यह भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। बरगद एक विशाल छायादार वृक्ष है। बरगद के तनों से स्तंभमूल जड़ें निकलती हैं जो तनाव को सहारा देने का कार्य करती हैं। लेकिन जैसा आप इस चित्र में देख सकते हो, यहाँ से जो है स्तंभमूल जड़ें निकल रही हैं और वापस जमीन के अंदर जा रही हैं, जो कि इस वृक्ष को सहारा देने का काम कर रही हैं। इसकी छांव में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पक्षी रहते हैं एवं घोंसला बनाते हैं। इसकी जड़ें काफ़ी दूर तक फैली होती हैं एवं गहरी भी होती हैं। यहाँ पर हमें इस पेड़ की विशेषताएं बताई गई हैं। पीपल, बरगद तथा नीम को पर्यावरण मित्र वृक्ष कहा जाता है। पर्यावरण मित्र वृक्ष किसे कहा जाता है? पीपल, बरगद तथा नीम को, क्योंकि यह वृक्ष रात में भी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और सभी पौधे दिन में ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, लेकिन यह 3 ऐसे पौधे हैं जो कि हमें रात में भी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। जेट्रोफा, देखिए यहाँ पर आपको जेट्रोफा का पौधा दिखाया गया है। यह ब्राज़ील का पौधा है। यहाँ आपको ध्यान रखना है यह किस देश में पाया जाता है? ब्राज़ील में पाया जाता है। इस पौधे से बायोडीजल बनाया जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायोडीजल किस पौधे से बनाया जाता है, तो यह जेट्रोफा से बनाया जाता है। आपको इस चैप्टर में एक एक पॉइंट्स को ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं लाइनों से ही पूछे जाते हैं। लाइकेन, लाइकेन क्या है? यह एक सहजीवी पौधा है। सहजीवी पौधा मतलब जो स्वतंत्र रूप से जीवित नहीं रह सकता। लाइकेन कवक एवं शैवाल के मध्य परस्पर सहजीविता का परिणाम है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह किस किस के मध्य सहजीविता का परिणाम है, तो यह कवक और शैवाल के मध्य सहजीविता का परिणाम है। कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। अगर किसी प्लांट में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता तो इसका मतलब कि वह भोजन स्वयं नहीं बना पाता। कवक सड़ी गली लकड़ियों एवं नमी वाले स्थानों पर ही उगता है, जैसे कि आपको इस चित्र में दिखाया गया है। यह सड़ी गली लकड़ी पर ही उगा है। शैवाल, शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है और यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बना लेता है, लेकिन शैवाल के पास उगने अर्थात आधार का संकट है। मतलब जो हमें कवक बताया गया है वह स्वयं भोजन नहीं बना पाता, लेकिन वह उग जाता है किसी भी चीज़ पर। वही शैवाल है, शैवाल भोजन स्वयं बना लेता है लेकिन इसके पास उगने के लिए कोई आधार नहीं है। तो इसलिए जब इन दोनों के मध्य सहजीविता पाई जाती है तो उसे लाइकेन कहा जाता है। कवक शैवाल को आधार प्रदान करता है और शैवाल कवक को भोजन प्रदान करता है। लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक है। लाइकेन किस प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक है? यह वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक है।
जब वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाती है तो क्षेत्र में पाए जाने वाले लाइकेन सूख जाते हैं। इससे पता चल जाता है कि वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। देखें, यहाँ आपको बताया गया है कि लाइकेन किस प्रकार काम करते हैं। चलिए अब हम एनसीईआरटी की बुक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पर देख लेते हैं। मुख्य बिंदु, जो विष्णु चंचलांकर है यह इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। विष्णु चंचलांकर सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। यह क्वेश्चन तो बहुत ही बार पूछा गया है कि फूलों की घाटी कहाँ पर है। यह उत्तराखंड में स्थित है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। केरल को मसालों का राज्य कहा जाता है। कचनार के फूल की सब्जी यूपी में, केले के फूल की सब्जी केरल में, महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनाए जाते हैं। मधुबनी चित्रकला, यहाँ पर आपको मधुबनी पेंटिंग दिखाई गई है। मधुबनी चित्रकला बिहार के मधुबनी जिले से फैली है। इसमें चावल के घोल से सफ़ेद रंग और चावल के घोल में ही हल्दी द्वारा बनाया गया पीला रंग मिलाया जाता है। आदि प्राकृतिक रंगों से चित्र बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ कितनी सुंदर पेंटिंग लग रही है जो कि आपको दिखाई गई है। रात में खिलने वाले फूल सफ़ेद व सुगंधित होते हैं। वेलक्रो का आविष्कार जॉर्ज मेस्ट्रल ने 1941 में किया। वेलक्रो किसे कहते हैं? देखिए आपको यहाँ पर दिखाया गया है। वेलक्रो आपने किसी भी कैप के पीछे तो देखा ही होगा, उसे जो खींचते हैं फिर उसे चिपकाते हैं एक तरीके से, उसे वेलक्रो कहा जाता है। पुर्तगाली लोग मिर्ची जो है यह दक्षिण अफ्रीका से लेकर आए। भिंडी, गोभी और मटर भारत में अफ्रीका देश से आई। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि कौन लोग किस प्रकार की सब्जियाँ लेकर आए। खेलवनी का गांव कर्नाटक में है। यहाँ प्याज की खेती होती है। प्याज जुलाई महीने में उगाई जाती है। क्रोटन नामक पौधे द्वारा यह पता किया जाता है कि पौधे की सिंचाई कब करनी है। इसका मतलब जो खेत में आसपास में क्रोटन पौधे उगाए दिए जाते हैं, अगर यह पौधे सूख जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि पौधों की सिंचाई कब करनी है। खुरपी द्वारा फसल के खरपतवार को निकाला जाता है। दाने को बाली से अलग करने हेतु थ्रेसर का प्रयोग किया जाता है। निष्पादन विधि, निष्पादन विधि क्या है? निष्पादन विधि वह है जिसमें गेहूं के दाने को भूसी से उसकी घनता के आधार पर वायु द्वारा अलग किया जाता है। इस व्यक्ति के द्वारा गेहूं के दाने को भूसी से अलग किया जा रहा है। यह विधि निष्पादन विधि कहलाती है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर पूरी होती है। आपको इस चैप्टर के एक एक पॉइंट्स को ध्यान रखने हैं। आगे और भी इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।